आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। और इससे पहले हमने ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, थर्मामीटर के प्रयोग के बारे में ये सब जानकारी ली, जिसका लिंक दिया। साथ ही हमने ऊष्मा के संचरण और स्थानांतरण की जानकारी ली, इसका भी लिंक दिया है। बच्चों, आज हम ऊष्मा मापन एवं निर्भरता यानी ऊष्मा के माप पर, उसके कितनी ऊष्मा ज़्यादा या कम चाहिए, वो किस बात पर निर्भर करता है, उसके बारे में जानेंगे। ऊष्मा प्रसार, इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ऊष्मा एक कारक है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में, इसके बारे में जानेंगे। ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, वो जानेंगे। गलनांक और क्वथनांक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऊष्मा के मापन के बारे में जानें और वो किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में जानेंगे। मैं 1 लीटर पानी गर्म कर रही हैं और साथ ही साथ दूसरे बर्नर पर वो 2 लीटर पानी भी रखें। आप सोचकर बताइए कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा। आपको पता है 1 लीटर वाला पानी, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है, वजन कम है, उसके द्रव्यमान कम है, और ये पानी अधिक है तो इसमें ऊष्मा की भी अधिक जरूरत पड़ती है। यानी जब द्रव्यमान कम है तो ऊष्मा कम चाहिए, द्रव्यमान अधिक है तो ऊष्मा अधिक चाहिए। तो पहला कारण क्या मिला ऊष्मा के मापन में, कि द्रव्यमान कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो द्रव्यमान पर ऊष्मा की माप निर्भर करती है। अब आप 2 बर्तनों में 1-1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी को, एक भगोने के 1 लीटर पानी को केवल उतना ही गर्म कीजिए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, यानी तापमान कम रहे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे। और दूसरे भगोने के 1 लीटर पानी को तब तक गर्म कीजिए जब तक कि वो खौले ना। तो आप देखते होंगे कि जब केवल उंगली बर्दाश्त करने लायक पानी गर्म कर रहे हैं तो वो कम समय में गर्म हो जा रहा है और कम समय में कम ऊष्मा लग रही है। खौलने के लिए उसको ज्यादा ताप बढ़ाना पड़ रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, समय भी ज्यादा तो ऊष्मा भी ज्यादा। ठीक है, यानी यहाँ द्रव्यमान समान है लेकिन हमने ताप में अंतर कर दिया। एक ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक और दूसरा 100 डिग्री। दोनों के ताप में अंतर हमने कितना कर दिया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर किया। तो हमें पता चला कि इस अंतर को बढ़ाने में ऊष्मा की मात्रा भी अधिक लगी, यानी कि ताप के अंतर पर भी ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। एक साथ आप दोनों की तुलना कीजिएगा। जैसे 1 कप तेल है और 1 कप पानी है, 1 उंगली तेल में और 1 उंगली पानी में आप डालिए तो आपको महसूस होगा कि तेल उतना ठंडा नहीं है जितना पानी ठंडा था। ठीक है, थर्मामीटर है तब तो बहुत ही अच्छा, आपको दोनों की ताप का अंतर पता चल जाएगा। तो आप महसूस करेंगे कि ये पानी से थोड़ा गर्म है, पानी ज़्यादा ठंडा है और ये थोड़ा उससे गर्म है। तो ये क्योंकि हमने ना गर्म किया है अभी, ना इनको कहीं फ्रिज में रखा है, साधारण ताप पर इन दोनों के अपनी ऊष्मा है, अपने अंदर जो ऊष्मा है उसकी वजह से तेल थोड़ा गर्म है और पानी ठंडा है। तो ये ताप जो इनके अपने अंदर सामान्य ताप पर है वो इनकी अपनी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये बाहरी ऊष्मा नहीं है, इनकी अपनी अंदर के विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि क्या जो हम ऊष्मा देंगे, जिस ऊष्मा पर इन दोनों चीजों को गर्म करेंगे, वहां ऊष्मा की मात्रा इनके विशिष्ट ऊष्मा की वजह से क्या हो रही है। दोनों को एक साथ गर्म कीजिए 3 मिनट के लिए, या अलग अलग भी कीजिए। टाइम नोट कर लीजिए कि 3 मिनट पानी गर्म करेंगे और 3 मिनट तेल गर्म करेंगे। और तब आप क्या देखेंगे कि अगर उंगली डालेंगे पानी में हाथ नहीं जलेगा लेकिन तेल में जल जाएगा, यानी उसका ताप अधिक बढ़ गया। उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक थी इसलिए वो कम समय में ही, यानी कम ऊष्मा में ही अधिक गर्म हो गई, जबकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कम होने की वजह से उसी समय में उतना ही ऊष्मा में कम गर्म हो पाया। तो इसका मतलब कि विशिष्ट ऊष्मा का भी असर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान पर, जैसे कि यहाँ पानी ज्यादा या कम था, द्रव्यमान पर भी निर्भर किया। फिर विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि जो हमने तेल का बताया, तेल और पानी की विशिष्ट ऊष्मा,
उस पर भी निर्भर किया। ताप अंतर, इसका मतलब कि जो हमने ताप का अंतर रखा उस पर भी निर्भर किया। तो इन तीनों ही चीजों पर ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तीनों चीजों को हम गुणा करेंगे तो ऊष्मा की मात्रा निकल आएगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऊष्मा के माप में इन तीनों चीजों का, द्रव्यमान का, ताप में अंतर का और विशिष्ट ऊष्मा का असर पड़ता है। अब आइए हम ऊष्मा के प्रसार के बारे में जानें। ऊष्मा का प्रसार मतलब है ऊष्मा पा करके किसी भी पदार्थ का फैल जाना। अब आप जानते हैं पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो ठोस में कैसे होता है? जैसा अभी ये आपके किताब में दिया है कि लोहे की बॉल को गर्म करके देखिए, पहले वो जिस रिंग से पार हो जाता था, गर्म करने के बाद पार नहीं हो रहा। तो बेटा हम लोगों के पास तो ये चीजें अभी है नहीं, तो हमारे पास जो चीज है हम उसी से इसको देखते हैं कि ठोस में प्रसार कैसे होता है। मैंने एक प्रैक्टिकल किया तवा पर। तो जब ठंडा तवा था तो उसको हमने इस तरीके से, जैसे पैमाने की एक सिरा को एकदम बीचों बीच यहाँ रखा और पैमाने को यहाँ तक रख के यहाँ हमने रीडिंग नोट कर ली। ठीक है, तो ये हमारा व्यास निकल आया तवा का। तो हमने क्या किया, ठंडे तवा को पैमाने से सावधानी पूर्वक नापा। आप भी ऐसा कर सकते हैं और जितनी आई रीडिंग उसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब आप उसको खूब गर्म होने दीजिए, बहुत गर्म। ठीक है, फिर उसको जब गर्म तवा को आप सावधानी से, आपका हाथ न जले, उस तरीके से फिर से यही वाली स्थिति रखिए। तो आप देखेंगे, मैंने प्रयोग किया तो मैंने देखा कि मैंने जिस तवा को गर्म किया वो 2 से 3 मिलीमीटर के बीच में उसमें फैलाव आ गया। तो ये ठोस में ऊष्मा से प्रसार हो गया, यानी फैलाव हो गया। अब आइए द्रव में देखते हैं। हम एक थर्मामीटर का ही उदाहरण ले लेते हैं। थर्मामीटर में क्या है कि पारा जो कि द्रव की अवस्था में रहता है और केवल घुंडी भर में रहता है, लेकिन जब हमारा शरीर का ताप बढ़ जाता, बुखार होता है और जब हम इसे देखते हैं तो उस ऊष्मा को पाके ये क्या करता है, इस पतली नली में बढ़ता है ऊपर। ठीक है ना, तो ये बढ़ने लगता है। तो ये आपको बता रहा है कि द्रव में भी ऊष्मा से फैलाव होता है। ठीक है, और गैस में की एक खाली या स्वच्छ छोटी बोतल ले लें। ठीक है, उसमें गुब्बारा लगा दें। अब इसमें बिना पानी डाले, कुछ बिना किए, एक टब में आप खूब गर्म पानी लेके बीच में उसको रख दीजिए, खूब गर्म पानी डाल दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे गुब्बारा फूलने लगेगा। क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर जो हवा थी, गैस थी, वो इस गर्माहट को पाके फैलने लगी। अब ये जो ठोस, द्रव और गैस, इसमें फैलाव हो जाता है, तो इसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? हम रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच में कुछ जगह छोड़ देते हैं, जिससे कि गर्मी के मौसम में पटरी फैलने पर टेढ़ी ना हो जाए। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने आपसे कहा कि ये पटरी है और बिल्कुल जरा सी जगह भी नहीं छोड़ी, जोड़ दी, तो जब ये फैलेगी तो पटरी टेढ़ी नहीं हो जाएगी इस तरीके से, तो ट्रेन का एक्सीडेंट होने का डर होगा। लेकिन अगर पटरी के बीच में हमने ज़्यादा जगह छोड़ दी और ये फैली भी, तो यहाँ तक फैलेगी, ये यहाँ तक फैलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पटरी सीधी की सीधी ही रह गई। ठीक है, तो ये है। अब 2 खंभों के बीच में तार को, बिजली के जो 2 खंभे होते हैं, तार को थोड़ा ढीला बांधा जाता है। आपने देखा होगा, हल्का लटका रहता है, ताकि सर्दी में, यानी जब तापमान कम हो जाए तो तार सिकुड़ेगा। ठोस, द्रव और गैस में क्या होता है, ताप बढ़ने पर वो फैलते हैं और ताप घटने पर सिकुड़ते हैं। तो जब वो सिकुड़ेगा तो दोनों खंभे टेढ़े हो जाएंगे। तो इसीलिए उनके बीच लटकता हुआ छोड़ा जाता है कि सिकुड़े भी तो खंभा टेढ़ा ना पड़े। अब आप ग्लास में ग्लास डालें और वो फंस गया, कैसे निकालेंगे? आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो आपका बाहर का ग्लास है वो पहले गर्म होगा तो उसमें फैलाव हो जाएगा, और अंदर वाले ग्लास में कोई फैलाव नहीं होगा तो वो छोटी पड़ जाएगी, आराम से निकल जाएगी। तो ये हम लोग ऊष्मा के प्रसार से अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अब आइए सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़ते हैं। आप नाम से ही परिचित हो गए होंगे। सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाए, गर्म यहाँ किया जाए, गर्मी यहाँ पहुंच जाए,
तो हम उसको सुचालक कहते हैं। जैसे घर के सारे बर्तन सुचालक होते हैं, लेकिन कुकर में हैंडल लगा होता है वो कुचालक है, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है। तवा का हैंडल कुचालक है क्योंकि वो गर्म नहीं होता है। केतली में जो लगाया जाता है बेंत का हैंडल, वो भी कुचालक है क्योंकि गर्म नहीं होता है। यानी ऊष्मा से जो गर्म नहीं हुआ वो कुचालक है, और जो एकदम गर्म हो गया वो सुचालक है। अब आइए गलनांक और क्वथनांक के बारे में। बर्फ जो है 0 डिग्री से नीचे या 0 डिग्री से जमना शुरू हो जाता है पानी, ठीक है, तो वो जमने भी लगता है, उसको जमानांक भी कह सकते हैं। और 0 डिग्री से ही वो पिघलना भी शुरू करता है। जैसे ही 0 डिग्री पर उसको रख देते हैं वो पिघलना शुरू करता है। यहाँ से वो पिघलना शुरू करता है तो इसे हम कहते हैं गलनांक। यानी कि बर्फ या पानी का गलनांक 0 डिग्री है और वो पानी के रूप में बदल जाता है। क्वथनांक क्या है? जब पानी या किसी द्रव को उबलने के लिए हमें जितना ताप चाहिए उसको हम क्वथनांक कहते हैं। पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तब वो खौलने लगता है, तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। ठीक, तो आप गलनांक और क्वथनांक भी समझ गए। अब एक चीज है कि क्या अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा कारक है? जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदलने में? बिल्कुल है। ठोस जब ऊष्मा बिल्कुल कम है तो वो ठोस रूप में है पानी। जैसे ही उसमें ऊष्मा बढ़ाते हैं वो पिघलकर पानी के रूप में आ जाता है, और जब उसमें बहुत अधिक ऊष्मा देते हैं और अधिक ऊष्मा देते हैं तो वो खौलने लगता है, यानी भाप बनके उड़ जाता है। यानी ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक इसके उल्टा विपरीत करेंगे, ताप को कम करेंगे, ऊष्मा को कम करेंगे तो भाप जो है भाप बनने बंद हो जाएगी और वो भाप पानी की बूंद में आ जाएगा, यानी कि पानी बनने लगता है भाप। तापमान कम कर देने से, ऊष्मा कम करने से, जब और ऊष्मा कम कर देंगे या ताप कम कर देंगे तो पानी फिर से बर्फ बनने लगता है। तो अवस्था परिवर्तन में भी ऊष्मा कारक है। तो आपको अब ऊष्मा के बारे में सभी चीजें पता चल गई, आपको जानकारी हो गई। थैंक यू।